हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस लिस्ट। ठीक है, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट के लिए मैं लेकर आ गई हूँ। मैं आपको 50 क्वेश्चंस बताऊँगी जो कि आपको पेपर जाने से पहले आपको एक बार उन्हें ज़रूर पढ़ लेना है और नोट्स बना लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं सिर्फ यहाँ आपको क्वेश्चन ही नहीं बताऊंगी, मैं आपको आंसर्स के हिंट भी दूंगी। आपको अगर आंसर्स लिखने हैं तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए लोकतंत्र की परिभाषा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है आपका और यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी है। देखिए लोकतंत्र की परिभाषा देखिए अब्राहम लिंकन ने ना सबसे इजी दी है, आप वो लिख दीजिएगा। और प्लस अगर आप किसी विद्वान की परिभाषा लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर्स मिलेंगे, मतलब कि ज़्यादा नंबर मिलेंगे, फुल मार्क्स मिल सकते हैं आपको। तो देखिए अब्राहम लिंकन की जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा हो। ठीक है, छोटा सा आंसर है और वेरी शॉर्ट के लिए इतना ठीक भी है। ठीक है, अब देखिए दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लेख करें। ठीक है, तो लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या है? स्वतंत्रता है, समानता है, विश्व बंधुता है। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जनता के लिए मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना है और जनता का साध्य और राज्य साधन के रूप में जो है ना वो है, और आपका कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, प्रजातंत्र के भेद बताइए, ये आपका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए प्रजातंत्र के कितने भेद होते हैं? देखिए दो। देखिए पहला तो आपका हो जाएगा, तो प्रजातंत्र के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। देखिए पहला विशुद्ध या फिर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है और दूसरा जो होता है वो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष या विशुद्ध प्रजातंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको बताना होगा कि प्रत्यक्ष और जो विशुद्ध प्रजातंत्र है वो क्या होता है। तो देखिए प्रत्यक्ष या विशुद्ध प्रजातंत्र जो है, देखिए शुद्ध रूप में देखा जाए तो प्रजातंत्र वह शासन है ना जिसमें समस्त जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से सामने से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ती है, निर्णय लेती है, मतलब कि बिना किसी के प्रतिनिधित्व के, खुद के मतलब कि बिना किसी के प्रतिनिधि के माध्यम से प्रभु सत्ता का कार्य जो है वो जनता करती है। ठीक है, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक जो है प्रजातंत्र किसे कहते हैं, ये है आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है ना कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रतिनिधियों के माध्यम से जो सर्वोच्च सत्तावान जनता का शासन होता है। ठीक है, और देखिए बेटा नेक्स्ट है लोकतंत्र शासन प्रणाली के लक्षण बताइए। ठीक है, ये सब आप बहुत छोटे छोटे हैं, आपको खुद भी ये सबको, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देखें और बोले नहीं मुझे नहीं आ रहा है, ऐसा है बेटा, तो आप तुरंत इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख कर याद कर लीजिए क्योंकि आपको आना ही चाहिए, काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए लोकतंत्र शासन प्रणाली के लक्षण बताइए। तो लोकतंत्र शासन प्रणाली के क्या लक्षण होते हैं? यही लक्षण होते हैं ना कि जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होती है, जनता द्वारा निर्मित शासन होता है। ठीक है, तो यही सब बातें आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट क्या है, राजनीति व्यवस्था किसे कहते हैं? तो राजनीति व्यवस्था किसे कहते हैं आपको ही पता है। देखिए राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके विभिन्न भागों में मतलब कि ऐसी संबंध सूत्रता होती है ना कि व्यवस्था के किसी भाग में हुआ कोई भी परिवर्तन, जैसे किसी भी पार्ट में कोई चेंज हो गया या फिर कोई और अंतःक्रियाशील अंगों या फिर संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल परिवर्तन ला देता है। ठीक है, अब देखिए राजनीतिक व्यवस्था किसे कहते हैं, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है डेविड स्टन के राजनीतिक व्यवस्था में के कितने संगठक हैं, यानी कि जो डेविड स्टन है उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के कितने संगठक हैं उनके। तो देखिए इनके द्वारा आपको जो डेविड स्टन के अनुसार है ना राजनीतिक व्यवस्था के 3 संगठक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारक तत्वों का उल्लेख करें। देखिए ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे रही हूँ बेटा, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारक तत्वों का उल्लेख करें। तो देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था में आपके निर्धारक तत्व आपके हो जाएंगे भारतीय संविधान, संविधान की उद्देशिका मतलब यानी बेटा प्रस्तावना। ठीक है, और ब्रिटिश विरासत हो जाएगी आपकी, आधुनिकीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था की स्थिरता का युग किसे कहा गया है। ठीक है, तो देखिए ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये सब आपको एक दूसरे से लिंक भी होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप एक क्वेश्चन भी सही से याद कर लेते हो, जैसे कि आप इसे वेरी शॉर्ट तो ये फॉर्म में आ सकता है, आप इसे लॉन्ग शॉर्ट टाइप बना के याद कर लो, जैसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारक तत्व का ऊपर जैसे दिया गया तो आप सीधे पूरी चीज़ याद करो, जैसे प्रजातंत्र क्या है, फिर उसके भेद क्या है, इस तरह। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय
राज्य व्यवस्था की स्थिरता का युग किसे कहा गया है? तो देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था में स्थिरता का युग ना बेटा सन 1950 से यानी कि सन 1950 से 1964 का युग जो है वो नेहरू युग कहलाता है, ठीक है। और राज्य व्यवस्था में इस युग को मतलब कि स्थिरता का युग मतलब कि जो कहा जाता है, इसलिए नेहरू जी ने देश को क्योंकि राजनीतिक स्थिरता प्रदान की थी ना, इसलिए, ठीक है। तो ये कहानी जैसे मैंने आपको इसलिए बता दी ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय क्या है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय क्या है आपका, कि न्याय से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि समाज के सदस्यों के मध्य यानी कि जो सदस्य रह रहे हैं समाज में उनके मध्य बिना किसी भेदभाव के, यानी कि ना कोई अमीर ना कोई गरीब, इस तरह का न लिंग जाति धर्म वंश किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं, समानता का, एकता का और मानव अधिकारों की स्थापना करना और व्यक्ति की प्रतिष्ठा व गोई गरिमा को विशेष महत्व प्रदान करना, ठीक है। अब देखिए आर्थिक लोकतंत्र क्या है, तो देखिए आर्थिक लोकतंत्र ना एक ऐसी प्रणाली होती है जो राज्य की आर्थिक शक्ति को संतुलित करती है और सामाजिक वर्ग, श्रेणी, नस्ल, लिंग ये मतलब कि इन सब के बावजूद अर्थव्यवस्था में आम नागरिक को समर्थन और प्रोत्साहित करती है, ठीक है। और ये सुनिश्चित भी करती है कि आर्थिक शक्ति कुछ चुनिंदा व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित न हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है लोकतंत्रीकरण को परिभाषित करिए, ठीक है। तो देखिए लोकतंत्रीकरण क्या है, लोकतंत्रीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक शासन और गैर लोकतांत्रिकी से लोकतंत्र में बदल जाता है, ठीक है। लोकतंत्रीकरण सिंपल भाषा में समझे तो वो प्रक्रिया है जो गैर लोकतांत्रिक समाजों को लोकतंत्र की शुरुआत की ओर ले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के प्रमुख संघात्मक लक्षण बताइए, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान के प्रमुख संघात्मक लक्षण क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है, शक्तियों का विभाजन है, संविधान की अपरिवर्तनशीलता है, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है आपका कि भारतीय संविधान के प्रमुख संघात्मक लक्षण बताइए। तो देखिए यही हमने अभी हमने इसी का आंसर जाना और उसके जस्ट नीचे आपका है कि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण बताइए, ठीक है। तो भारतीय संविधान की एकात्मक लक्षण क्या आ जाएगी कि एकहरी नागरिकता है, मतलब पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता है ना, शक्तियों का बंटवारा है जैसे केंद्र में है, ठीक है, केंद्र के पक्ष में होना है, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान का होना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संघात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए संघात्मक शासन प्रणाली आपको देखिए संघात्मक शासन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्र और स्थानीय सरकारें एक ही सामान्य प्रभुत्व के अधीन संयुक्त होती हैं, ठीक है। ये जो सरकारें होती हैं अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होती हैं, ठीक है। और दोनों सरकारों के क्षेत्र संविधान द्वारा इस व्यवस्था को जन्म देने वाले संसदीय अधिनियम के द्वारा जो है निर्धारित की जाती हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एकात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं। तो देखिए एकात्मक शासन प्रणाली देखिए जहां संविधान की समस्त शक्तियों को केवल एक केंद्रीय अंग सिंगल एक सेंटर अंग यानी कि अथवा अंगों को दे दे, ठीक है, जिससे मतलब कि सिर्फ एक केंद्रीय अंग को ही शक्तियां दी गई हैं सिर्फ, ठीक है, जिससे स्थानीय सरकारें और सत्ता और जो स्वायत्तता है जो उनके पास है प्राप्त करें या वास्तव में अपने जीवन का अस्तित्व ही। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि जहाँ संविधान शासन की समस्त शक्तियों को केवल एक केंद्रीय अंग में जिससे स्थानीय सरकारें सत्ता और स्वायत्तता जो उनके पास है प्राप्त करें या फिर वास्तव में जो उनके अस्तित्व में ही प्राप्त किया है वह सरकार एकात्मक प्रणाली होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अर्धसंघवाद क्या है। तो देखिए अर्धसंघवाद क्या है, तो अर्धसंघवाद उसका अर्थ होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें संघीय सरकार और एकात्मक सरकार दोनों के गुण हो, ठीक है, सिंपल भाषा में आप समझिए। नेक्स्ट है मिली जुली सरकार क्या है। तो ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ाई है आपको, जितनी भी मैं अभी आपको बता रही हूँ आपने अगर क्लासेस की होंगी तो आपको पता होंगी, ओके। देखिए मिली जुली सरकार क्या होती है कि मिली जुली सरकार एक ऐसी सहयोगी ना प्रबंध का नाम है एक तरह से, ठीक है। जैसे जब कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे मिली जुली सरकार कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिली जुली सरकार के लक्षण क्या है, इसी में पूछा गया है। तो देखिए लक्षण क्या होंगे कि देखिए मिली जुली सरकार के लक्षण क्या हो सकते हैं कि देखिए पहले तो मैंने आपको चैप्टर में ही बताया था कि कम से कम दो पार्टियों की भागीदारी आवश्यक होती है, यही बहुत बड़ा आपका लक्षण है, ठीक है। और जो भागीदारी दल की संख्या हो इससे भी अधिक भी हो सकती है पर दो तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है राजनीतिक दल की विशेषता। तो राजनीतिक दल की विशेषता लिख दीजिएगा आप। दल पद्धति के गुण का वर्णन और दोष, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो दल जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। और उसके बाद पूछा गया है कि दल
एकल दल पद्धति किसे कहते हैं? तो देखिए पहले तो जो दल पद्धति यहाँ पे पूछा गया है एकल दल पद्धति, तो देखिए पहले जो मैं बता दूं कि जो दल होते हैं ना बेटा वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक दल पद्धति, द्विदल पद्धति और बहुदलीय पद्धति, ठीक है। अब देखिए जो एक दल पद्धति होता है ना बेटा वो जैसे जिस देश में केवल एक ही राजनीतिक दल होता है और दूसरा राजनीतिक दल बनाने की जहां अनुमति ही नहीं होती है वो उस दल पद्धति को एक दल पद्धति कहते हैं, ठीक, समझ गए। अब द्विदल पद्धति होती है जिन राज्यों में मुख्य रूप से 2 ही राजनीतिक दल होते हैं वहाँ की दल पद्धति को द्विदल पद्धति कहते हैं, और जिन राज्यों में प्रमुख राजनीतिक दलों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है वहाँ की दल पद्धति को बहुदलीय पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चन हैं कि बहुदलीय पद्धति किन देशों में है, आपको ये भी बताना है। देखिए अब पूछा जा रहा है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एक दल पद्धति और द्विदलीय पद्धति किन देशों में प्रचलित है, ठीक है। तो अब देखिए आपका नेक्स्ट है इकहरी नागरिकता क्या है, ठीक है। तो देखिए जो इकहरी नागरिकता होती है उस जैसे कि इकहरी या एकल नागरिकता से आशय, देखिए आशय देखिए संघ तथा राज्य के लिए एक ही नागरिकता से है, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, अर्थात इसका क्या मतलब है कि भारत में कोई भी नागरिक चाहे वो किसी भी राज्य में निवास करता है भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन क्या है, तो स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है स्थानीय स्वशासन केंद्रीय सरकारों के अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी शासकीय इकाई है ना जिसमें नगर या ग्राम जैसे यानी कि गांव जैसे क्षेत्र की जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वे अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के अंदर प्रदत्त अधिकारों का मतलब प्रयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पंचायत राज से आपका क्या तात्पर्य है, तो देखिए पंचायत राज से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से होता है जिसमें पंचायत के माध्यम से कार्य करने की व्यवस्था होती है, ठीक है। इस व्यवस्था में क्या होता है कि जो ग्रामवासी होते हैं गांव में रहने वाले लोग द्वारा स्वयं पंचायत का गठन किया जाता है जो कई तरह के कार्यों को पूरा करती है। कि ग्राम पंचायत के 2 कार्य और पंचायत समिति के कार्य लिखिए। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो पंचायत यानी कि जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, गांव की पंचायत उसके कार्य लिखिए और पंचायत समिति के कार्य लिखिए। तो देखिए जो ग्राम पंचायत है उनके कार्य देखिए यही है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य की रक्षा करना हो गया, सड़कें और नालियाँ बनवाना हो गया, ठीक है, उनका निर्माण कराना। और जो पंचायत समिति के काम में आप ऐसे प्रमुख कार्यों में लिख सकते हैं कि सड़कों का निर्माण और जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सहायता देना, महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम में सहायता देना, ठीक है। और नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिला पंचायत की 2 कार्य लिखिए, यानी कि जिला पंचायत के कार्य तो इसमें आ जाएगा सड़कों का निर्माण और पुरानी सड़कों का मरम्मत करवाने जैसे कार्य। जिला की ग्राम पंचायतों का क्षेत्र पंचायतों पर नियंत्रण रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दबाव समूह की परिभाषा और उनके प्रकार। तो देखिए दबाव समूह क्या होता है आपको पता होगा। देखिए हित समूह, पहले तो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया तो मैंने सभी चीज़ें काफ़ी डिटेल में और मतलब काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताई है। तो वेरी शॉर्ट का क्वेश्चंस देखने के लिए और उनके आंसर जानने के लिए ऐसे अलग अलग अगर पास एग्ज़ाम आ गया है तो फिर भी ठीक है, पर जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो उससे ये सब चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं, अलग से नहीं आपको पढ़ना पड़ता, ठीक है। तो देखिए दबाव समूह क्या है और हित समूह क्या है। अब आगे जाके ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ अभी तो आपसे इतना ही पूछा कि दबाव समूह क्या है, फिर आगे आपसे हित समूह पूछेगा। अब ये सभी एक ही चैप्टर से हैं। अब आपने चैप्टर ही पढ़ लिया, जब आप पढ़े रहेंगे चैप्टर तो आपको ये 3-4 क्वेश्चन अलग अलग नहीं याद करने पड़ेंगे ना बेटा। तो अब देखिए दबाव समूह पहले देखिए, तो देखिए हित समूह ही जब अपने हितों के प्राप्ति के लिए शासन पर दबाव डालती है ना तो वो दबाव समूह कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया दबाव समूह। अब देखिए हित समूह किसे कहते हैं, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो देखिए हित समूह वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शक्ति तथा समूह की मांगों का निर्णय करने वाले के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। हित निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया हित समूह क्या है और कब जब हित समूह ही अपने हितों की प्राप्ति के लिए शासन पर दबाव डालने लगते हैं तो दबाव समूह बन जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, ये तो आप समझिए दबाव समूह के साधन वाधन ये सब मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। अब मतदान व्यवहार क्या है यह सब मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने क्लासेस की होंगी चैप्टर्स की तो आपको आ रहा होगा कि अब हम क्या थे मतदान व्यवहार पर। तो देखिए मतदान व्यवहार, देखिए मतदान व्यवहार का अभिप्राय है कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किन तत्वों से प्रभावित होकर करता है, ठीक है।
मतदान व्यवहार में सर्वप्रथम तो यह देखा जाता है, पढ़ा जाता है कि कौन से तत्व व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है 1977 के लोकसभा चुनाव में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन से थे। और सिर्फ 1977 के लोकसभा चुनाव में ही नहीं, बल्कि 10वीं लोकसभा चुनाव में, 13वीं लोकसभा चुनाव में, 16वीं 17वीं लोकसभा चुनाव में भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि यहाँ पे कौन सा वो लिख के पूछ दे नंबरिंग। तो देखिए 1977 लोकसभा चुनाव में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व भारतीय जनता की लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए इच्छा और आकांक्षा और इसके साथ ही शासन की ज़्यादतियों का विरोध करना, ठीक है, ये होता। और 10वीं लोकसभा चुनाव में आपका हो जाएगा कि 10वीं लोकसभा चुनाव में ना मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व थे मांडल आयोग की रिपोर्ट हो गई, राम जन्मभूमि, ठीक है। तो ऐसे सब जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व है वो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वयस्क मताधिकार क्या है। तो देखिए नेक्स्ट वयस्क मताधिकार आप सबको पता है, और भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका क्या है ये सब आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट है धर्म का अर्थ और राजनीति में उसके दुष्परिणाम क्या है, और उसके बाद है आपका पंथ निरपेक्ष क्या है, जाति और वर्ग क्या है। देखिए अब आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संजातीयता क्या है, जाति किसे कहते हैं, काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको आने ही चाहिए। भाषावाद क्या है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है, ये सभी हैं। क्षेत्रीयतावाद क्या है, अल्पसंख्यक क्या होता है, सांप्रदायिकता क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, दल बदल क्या है, और अनुच्छेद 356 क्या है, ठीक है। ये तो मैंने अभी हाल ही में अपने पिछले वीडियो में बताई हैं ये सब चीज़ें, ओके। तो आपको पता होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम के लिए। देखिए छोटे छोटे ये जो प्रश्न है, जैसे कि वर्ग किसे कहते हैं, जाति किसे कहते हैं, ये सब मैंने बताया हुआ है और आपको आना भी चाहिए। लेकिन देखिए मैं एक बार वर्ग जाति, देखिए वर्ग का तात्पर्य लोगों के ऐसे समूह से है ना जिन्हें संपत्ति, आय, व्यवसाय, शिक्षा और प्रभाव, मतलब कि शिक्षा और प्रभाव के आधार पर दूसरे समूहों से अलग किया जाता है, ठीक है। और वही जाति, तो देखिए जब वर्ग पूरी तरह से आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जैसे संजातीयता, तो देखिए समाजशास्त्री अर्थ में देखिए एक संजातीयता वह समूह होता है जो कुछ विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या फिर वेशभूषा संबंधी भिन्नताओं के आधार पर अपने आप को दूसरे समूहों से या समुदायों से अलग समझते हैं, ठीक है। पृथकता की इसी भावना को हम संजातीयता कहते हैं, ठीक है। और जैसे पंथ निरपेक्षता पूछा गया है, तो देखिए पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय होता है सर्व धर्म समभाव, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। जैसे जो राज्य होता है उसका कोई अपना पंथ नहीं होता, राज्य जो धर्म के नाम पर नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, ठीक है। अब आपकी पंथ निरपेक्षता की विशेषताएं भी पूछ सकता है, तो यही आप उसमें लिखोगे कि पंथ निरपेक्षता राज्य का मतलब पंथ निरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, और पंथ निरपेक्ष राज्य में पंथ और अथवा धर्म के आधार पर राज्य किसी के साथ किसी धर्म विशेष को यानी कोई भेदभाव नहीं होता, ठीक है। अब आप आ जाइए, हमने वर्ग देख लिया, जाति देख ली, ये सब छोटे छोटे प्रश्न आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर पॉलिटिकल साइंस के, ये सभी लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर्स पढ़ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ।